हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये जो टॉपिक है, ये आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आंसर राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर राइटिंग ये एक स्किल है, और अगर इस पर स्टूडेंट ध्यान दे दें तो उनके मेरिट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइटिंग स्किल एक वो स्ट्रेटजी है, ये वो स्किल है, ये वो आर्ट है, कला है, जिसके माध्यम से आप एग्जामिनर से ज़्यादा मार्क्स जो है उससे ले सकते हैं, और उसे मार्क्स देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इसके महत्व को जानते हैं और जो शुरू से लगातार इसके लिए अभ्यास करते रहते हैं, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। याद रखिए, अच्छी आंसर राइटिंग एक मेंटल कंडीशनिंग है। अगर ये कंडीशनिंग हो जाए तो आपके लिए, और अगर कंसेप्ट भी क्लियर है, तो कोई भी टॉपिक आए आपका माइंड आपको सपोर्ट करता जाता है, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है और आप आंसर राइटिंग में निपुण हो चुके हैं। इसके लिए आपने बहुत अभ्यास किया है। आप समय सीमा का भी ध्यान रख पाते हैं और शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखते हैं। देखिए, तो अगर हम उत्तर लेखन की बात करें तो ये आंसर राइटिंग की ये उत्तर लेखन केवल तथ्यों को प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित संप्रेषण की कला है, यानी ये कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, कला है, जो स्पष्टता, क्लैरिटी, सामंजस्य और आलोचनात्मक सोच को दर्शाती है। देखिए, ये राइटिंग स्किल बहुत ही, देखिए, ज़बरदस्त है। ये कला जो है आपकी आलोचनात्मक सोच को दर्शाता है। यूपीएससी जैसी जो प्रतिस्पर्धा की आप तैयारी करते हैं, उन परीक्षाओं में जहां हर शब्द मायने रखता है, कीवर्ड मायने रखता है, उत्तर लेखन में निपुणता प्राप्त करना एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। याद रखिए, देखिए, यह प्रक्रिया जो है, ये प्रश्न की मांग को समझने, उत्तर को प्रभावी ढंग से संरचित करने और प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विश्लेषणात्मक गहराई जोड़ने पर आधारित है। तो आज हम कुछ प्रभावी उन रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे जो उत्तरों को न केवल सूचनात्मक बल्कि प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। देखिए, ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। देखिए, तो हम आइए देखिए उन तकनीकों के बारे में जानें, और कैसे ये तकनीकें आपके उत्तर को सबसे अलग बना सकती हैं। तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, और वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आइए ज़रा थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। देखिए, तो आंसर राइटिंग इज not just about presenting facts, it is an art of structuring communication that showcases clarity, coherence and critical thinking. देखिए, clarity, coherence and critical thinking. In competitive exams like UPSC, where every word counts, mastering the skill of answer writing can make a significant difference. This process involves understanding the demand of the questions, structuring the response effectively, and integrating analytical depth with relevant examples. देखिए, आपको अपने एग्जाम्पल से इसको अपने जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, बॉडी में उसे एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना होता है। देखिए, तो टुडे वी विल एक्सप्लोर सम tried and tested strategies that will help you craft answers that are not only informative, but also impactful. Let us delve into the techniques that can set your answers apart from others. तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आंसर राइटिंग जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसके बारे में बात करते हैं। और बीच बीच में आपको
हम थोड़ा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। और ये आंसर राइटिंग क्या होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, व्हाट इज आंसर राइटिंग। उत्तर लिखन का अर्थ है प्रश्नों को एक संरचित यानी उसे स्ट्रक्चर्ड करना, संगठित यानी कोहेरेंट करना, अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कोहेरेंट करना, सटीक यानी टू द पॉइंट प्रिसाइज तरीके से उत्तर देना, विशेष रूप से वर्णनात्मक, देखिए डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये उसमें आपको अपने आइडिया को, जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेबल स्टाइल में लिखना होता है, और वो लिखना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी आमतौर पर वो सब चीज़ें देखती नहीं है कि आपने प्रश्न को समझा या नहीं समझा, और उसमें जो हमारा परंपरा रही है उसमें आप कुछ भी लिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, बाकी अगर इररिलेवेंट भी है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका मकसद होता है वो डिग्री लेना होता है। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन एग्ज़ाम की बात है, यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ा जाता है, आपका आंसर प्रेजेंटेबल है या नहीं वो देखा जाता है, आई कैचिंग है या नहीं है, उसमें जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज कैसी क्रिप्सी लैंग्वेज है, उसमें कीवर्ड्स यूज हुए नहीं हुए, आपने प्रश्न को समझा है या नहीं समझा है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हो सकता है कि जो एग्जामिनर है आपके आंसर को ना पढ़े, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख करके और आपको जो है आइडिया बना ले और मार्क्स दे करके चले जाए। उसमें एवरेज मार्क्स भी हो सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें अच्छे मार्क्स आने पर आप अच्छे एक इंटेलिजेंट हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, और जिसके कम आए हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये उससे ये आंका नहीं जा सकता। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। तो आपका आंसर अगर आई कैचिंग होगा, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगा, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम और आगे इसकी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, ये देखिए, तो इसमें क्या शामिल है, देखिए इसमें प्रश्न की मांग को समझना, यानी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि प्रश्न की मांग क्या है। कई बार देखिए यूपीएससी के और जो स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कई बार प्रश्न को डिफरेंट पार्ट में बांटा जाना जरूरी होता है। एक ही ढर्रे पर आंसर लिखना सभी क्वेश्चंस के, उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो क्वेश्चन की डिमांड को, उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना चाहिए, और आंसर लिखा जाना चाहिए कि किस भाग को कितने वर्ड्स में आपको उसको जस्टिफाई करना है, कौन से पार्ट में कितने वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, और उसका कंक्लूजन कैसा हो, और उसका इंट्रोडक्शन कैसा आपका इफ़ेक्टिव हो। ये सब आप अभ्यास से बिल्कुल इस पर मास्टरी कर सकते हैं। देखिए, तर्कसंगत ढंग से प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करना, यानी लॉजिकली आपको जो आपकी जो नॉलेज है वो लॉजिकली उसे प्रेजेंट करना। देखिए, इसलिए प्रश्न में जो पूछा गया है आपका फोकस उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रश्न के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मालूम है, और आप उस और दूसरी डिमांड को साइड में करके सिर्फ उसी एक कीवर्ड पर अपनी सारी जानकारी जो है इकट्ठी की और वो उड़ेल दें। इससे बेटर ये आंसर राइटिंग नहीं होगी। आपको पूरे प्रश्न को समझ करके उसमें जो हिडन मीनिंग है उसको जान करके तब आपको आंसर लिखना है। तो इसलिए देखिए, यू शुड नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। उसकी पृष्ठभूमि में जो अर्थ छुपा हुआ है उसको जानना जरूरी है। कई बार देखा जाता है कि जो स्टूडेंट हैं वो बिना क्वेश्चन को समझे आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कई बार हिंदी में प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो कई बार उसकी भाषा स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। तो अगर एक निगाह उसके इंग्लिश वर्जन पर भी डाल ली जाए तो आपको प्रश्न समझने में आसानी हो सकती है। देखिए, और शब्द सीमा, देखिए आपको जो है
इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टाइम लिमिट भी ध्यान में रखना पड़ेगा, का पालन करना शामिल है। देखिए अच्छी राइटिंग में ये भी शामिल है, क्योंकि अगर मान लिया आपने कुछ प्रश्न तो बहुत बढ़िया कर दिए और बहुत से प्रश्न छोड़ दिए, तो एग्जामिनर ने जो माइंड बनाया है कि आपको वो आपके स्टार्टिंग के आंसर से इतना इम्प्रेस हो गया है कि वो अब सोच रहा है कि हमें एक ये जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कैंडिडेट हमें मिल चुका है, तो आगे आपको मार्क्स देना चाहता है, लेकिन पता चला कि आपने तो प्रश्न छोड़ दिए हैं और यूनिवर्सिटी की तरह एक आइडिया लगा दिया है कि मुझे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ प्रश्न में आपको ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन आपको पूरे प्रश्न पत्र में टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको उसमें समय दे करके शब्द सीमा में लिखने का अभ्यास करना होगा। इसलिए जो आपके मॉडल आंसर राइटिंग है उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है। प्रभावी उत्तर लेखन विचारों की स्पष्टता यानी क्लैरिटी होनी थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इसे हम कहेंगे क्लैरिटी ऑफ थॉट। विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए और विषय की व्यापक समझ को दर्शाता है। देखिए प्रभावी उत्तर लेखन विचारों की स्पष्टता को बताता है, विश्लेषणात्मक कौशल को बताता है और विषय की व्यापक समझ को दर्शाता है। याद रखिए एग्जामिनर ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और आपको हर चीज़ में मास्टरी है और आप हर विषय पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहता है कि विषय की कुछ ऐसी समझ है कि जिसमें वो थोड़ा प्रयास कर रहा है और जो प्रश्न है उसके डिमांड को जस्टिफाई कर रहा है अपने आंसर के माध्यम से। तो आपके उस इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग से ये एक इंडिकेशन जाता है और जिससे अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो याद रखिए आप अपनी आंसर राइटिंग से एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना है और स्टार्टिंग में ही अगर आपने इम्प्रेस कर दिया तो फिर आपके लिए वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि फिर आपको मार्क्स देने के लिए खुद अपनी तरफ से जो है वो तैयार रहता है, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानता। यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन प्रॉक्सी। देखिए वो सिर्फ आपका रोल नंबर लिखा है, आपका नाम नहीं जानता, उसने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आप अपनी आंसर राइटिंग से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन प्रॉक्सी। और इस तो आपकी जो ये कला है, जो आर्ट है, यही आपको मार्क्स दिलाएगी। तो फिर जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो क्यों ना इस पर फोकस किया जाए, क्यों ना इस पर मेहनत की जाए और क्यों ना इस पर रोजाना कुछ समय इसमें लगाया जाए ताकि धीरे धीरे आप इसमें पारंगत हो जाएं। आगे देखिए और आगे समझते हैं। देखिए अंडरस्टैंड द क्वेश्चन समझना और वो कैसे समझा जाता है, उसमें जो लास्ट में जो कीवर्ड होते हैं वो उसके हिसाब से आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसकी मांग को समझें, ये हमने पहले भी कहा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ने का क्या मतलब है। देखिए जैसे डायरेक्टिव कीवर्ड्स जैसे डिस्कस करना, क्रिटिकल एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, इन सब के अपने अपने मीनिंग हैं। मैं फिर इसलिए आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि एक ही तरीके से एक ही ढर्रे पर आंसर राइटिंग करना एक अच्छी जो है वो राइटिंग स्किल नहीं मानी जाती। यानी आपने डिस्कस करना, क्रिटिकल एनालाइज करना, हर चीज़ में एक ही तरह से कर दिया। बॉडी आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब आपने कर दिए, लेकिन आप उसमें पक्ष में क्या तर्क देने हैं, कैसे जस्टिफाई करना है, अगर आपने उसकी डिमांड के अनुसार आपने अपना आंसर स्ट्रक्चर नहीं किया तो आपके लिए मेरिट में आने में दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए ठीक है, को पहचाने और उनके अनुसार उत्तर तैयार करें। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की भी दिया है, जैसे कहा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज करें किसी चीज़ को। आगे हम एक मॉडल आंसर भी बात करेंगे जिसमें हम क्रिटिकल एनालाइज को ध्यान में रख करके उसके आंसर को डिस्कस करेंगे।
तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ पे नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो जो है नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पे जब हम पक्ष विपक्ष में बात करते हैं तो जो जब हम विपक्ष में बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है सिस्टम से नफरत करते हैं और सिस्टम की आलोचना करने के लिए बैठे हैं। वो आपकी राइटिंग से पता चल जाता है कि आप वास्तव में कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप जो अच्छी चीज़ें हैं उनको तो आप बड़े हल्के से आपने कर दिया, लेकिन जब आलोचना करने की बात आई, आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। ये इस ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जैसे अगर हम आलोचनात्मक जब हम किसी चीज़ पर विश्लेषण करते हैं तो मान लीजिए जैसे हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नई शिक्षा नीति के बारे में है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो आप उसके अच्छे पहलुओं को तो बात करेंगे कि ये देखिए, ये आज़ाद भारत में ये जो नई शिक्षा नीति है ये रोजगार परक है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, क्योंकि ये हमारा देश जो है वो यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, युवा देश है, युवाओं के पास स्किल होगी और वो अपने स्कूल टाइम से ही अपने रुझान के हिसाब से अपनी लाइन चुन लेंगे। तो उसमें ये नई शिक्षा नीति बहुत कायाकल्प करने में मदद करेगी। लेकिन क्या उतना फंड है, क्या उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस नई शिक्षा नीति के लिए? तो ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग की सब की बात कर रहे हैं तो ये आप इसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे नहीं ये कुछ नहीं हो सकता इस देश के अंदर, ये तो सिस्टम ये है, सिस्टम भ्रष्टाचार भ्रष्ट है, ये है बहुत है और इस यहाँ के अंदर ये कमियां हैं, नेता ये होते हैं वो होते हैं, ऐसी बात करेंगे, टीचर बेकार होते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर ये होता है, ये सब आप कर देंगे तो लग रहा है कि आप उसी सिस्टम में आना चाहते हैं। तो जब आपको सिस्टम से इतनी नफरत है तो फिर आपने एग्ज़ाम दे ही, फिर आप सरकारी नौकरी ढूंढ ही क्यों रहे हैं? आप उसमें इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं इस पर ध्यान देना है, इस पर आपको फोकस करना है। और आपके आंसर में जो आपके आंसर चेक किए जाते हैं उसमें आपकी इसी आपके टेम्परामेंट को, आपके एटीट्यूड को भी चेक किया जाता है कि आप सिस्टम को सुधारने में क्या मदद कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच आपकी है और क्या सोच रखते हैं। ये सब आपकी आंसर राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल से पता चलता है, क्योंकि जो आप आंसर लिख रहे हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हम ये चर्चा कर रहे हैं। फॉलो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो ये आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है, आइए इसमें बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए, ये इंट्रोडक्शन ही आपकी जो है आपके आगे आप क्या मिलने वाला है वो पहचान करा देता है। जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस फर्स्ट पैराग्राफ से ही पता चल जाता है कि न्यूज़ क्या होगी, किसके बारे में होगी, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो सब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में 5 डॉलर्स 1 एच का आंसर मिल जाता है। वैसे ही आपका आंसर राइटिंग में भी जो इंट्रोडक्शन है बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। जो एग्जामिनर है वो आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और उसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही उसको ऐसा इंप्रेशन पड़े कि यस, इस स्टूडेंट में दम है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। आइए, तो ये जो है, तो ये जो आपका जो ये जो राइटिंग स्किल है यही आपको उसे मजबूर करेगी कि वो आपका पूरा आंसर पढ़े और उसमें आपको मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाए। याद रखिए कि जो एग्जामिनर है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी कोई साइकोलॉजी है, उसको भी काम करती है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन, अगर वो इंप्रेशन खराब हो गया तो आगे पढ़ने की जहमत वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है या नहीं है। हो सकता है कि आगे आपने बहुत अच्छा लिखा हो लेकिन आपने स्टार्टिंग की बोरिंग कर दी, बेकार कर दी, तो सब पे पानी फिर जाएगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आइए, तो विषय का संक्षिप्त परिचय दें।
यदि संभव हो तो परिभाषा या संदर्भ शामिल करें। ठीक है, अब विषय का जो हम संक्षिप्त परिचय है, तो ये जो परिचय है आपका 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तो आपको जो है माइंड मेकअप कराना है। देखिए, आपके उस इंट्रोडक्शन में सारा कुछ जो है उसके अंदर आप पूरा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो 2-3 क्वेश्चन से ही पता चल जाती है कि आगे आगे आप क्या करने जा रहे हैं। ये सारा शब्दों का खेल है। देखिए, तो इसलिए देखिए, जैसे मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि एक उम्मीद की जाती है जर्नलिस्ट ने कि यू शुड नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स। तो ऐसे ही अभ्यास से यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और उन्हें शब्दों से खेलना आना चाहिए। तो 2 या 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर परिभाषा नहीं लिखी जाती, लेकिन एक लाइन में आप एक कर देते हैं क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, तो एक लाइन में आप उसको डिफाइन भी कर देते हैं। आपको अगर क्वेश्चन की डिमांड है, मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट पर है, तो उसमें कुछ डाटा डाल सकते हैं, या लेटेस्ट कोई अगर रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित कुछ बात आई है, या वुमेन से संबंधित कोई और जानकारी है, नीति आयोग कोई डाटा है, आप उस 2-3 सेंटेंस के अंदर उसको रेफरेंस करते सकते हैं कि इस विषय पर या इसमें या एजुकेशन में या आपके एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की स्थिति अगर आप भारत के संदर्भ में करें तो क्या है। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस स्टेट में क्या स्थिति है उसका डाटा भी आप उसमें डाल सकते हैं ताकि इम्प्रेसिव हो जाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। 2-3 सेंटेंस ही आपको इम्पैक्ट डाल देते हैं। और आप जानती हैं कि जितने स्टूडेंट, मान लीजिए लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, हम ये मान लेते हैं कि 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं यूपीएससी में, ये मोटे मोटे तौर पे, और अगर उनको कहा जाए कि आप इसका आंसर लिखिए किसी विषय, एक प्रश्न सबको दे दिए गए, तो याद रखिए जो इंट्रोडक्शन होगा उस वो 10 लाख तरह का इंट्रोडक्शन होगा। सबकी अपनी भाषा अलग होगी, सोच अलग होगी, सबकी अपनी पृष्ठभूमि अलग होगी, सबकी एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट होगी। देखिए, तो जिसका इंप्रेसिव होगा उसी को कहते हैं आजा बेटा हम आपके, बस आपको ही हम ढूंढ रहे हैं। ये है देखिए तरीका इंट्रोडक्शन, बढ़िया इंप्रेसिव होना चाहिए। देखिए, बॉडी मुख्य भाग की हम बात करें जो है, तो ये बिंदुवार या पैराग्राफ के रूप में उत्तर दें। अब यहाँ बिंदुवार तर्क, तथ्य और उदाहरण के साथ समर्थन करें। और ठीक है, अच्छा पहले हम देखिए, अब बिंदुवार पैराग्राफ के रूप में, पैराग्राफ आपके छोटे छोटे होने चाहिए। आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हेडिंग सब हेडिंग में भी कर सकते हैं, आप जो है बुलेट पॉइंट में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स का आंसर है और उसकी डिमांड क्या है। एक ही तरीका, एक ही शैली हर आंसर में नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए समझ, जब बिंदुवार और पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो योर आइडिया शुड फ्लो फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, योर सेंटेंसेस शुड बी इंटरकनेक्टेड, योर पैराग्राफ शुड बी इंटरकनेक्टेड, एंड यू शुड हैव ए कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। आपका जो फ्लो है, भाषा में फ्लो होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात ऊपर कह दी, फिर कह दी, डाटा इस्तेमाल कर दिया, बार बार एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे बोरिंग हो जाएगा। इसका मतलब फ्लो नहीं है, भाषा पर पकड़ नहीं है, कंटेंट जो है, अभ्यास आपने लिखने का ज़्यादा नहीं किया है, वरना आप जो है लगातार अपनी बात कहते चले जाते हैं और पढ़ने वाला ये सोचता है कि और आगे पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है, और आप नई बात कहते चले जाते हैं, इंटरकनेक्ट करते रहते हैं। देखिए, आपके सेंटेंस जो है आपस में जुड़े होते हैं। ये नहीं कि एक सेंटेंस कुछ और कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कुछ और कहने लगा और बस भानुमति का कुनवा आपने जोड़ करके रख दिया, इससे बात नहीं बनेगी। आपका फ्लो होना चाहिए और आपके सेंटेंस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। अभ्यास ना होने की वजह से ये देखा गया है कि जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो उनका एक सेंटेंस एक पैराग्राफ में जाके खत्म होता है। 50 वर्डों का सेंटेंस है, 40 वर्डों का, 30 वर्डों का सेंटेंस है। ये इस तरह के सेंटेंस बोरिंग होते हैं, याद रखिए।
जब आप किसी और के राइटिंग देखेंगे और आपको इतने लंबे सेंटेंस मिल जाएं, तो जब आपको बोरिंग लगता है तो आप सोचिए कि जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे को भी बोरिंग लग रहा होगा। तो जो आपके वाक्य हैं उसमें 8-10 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। छोटे सेंटेंस अच्छे पढ़े जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो हमारी कन्वर्सेशन स्टाइल है, बातचीत का जो तरीका है, उस स्टाइल में अगर आप लिख दें तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये भी याद रखिए कि आप एक लिटरेचर नहीं लिख रहे हैं। आपको ऐसी गरिष्ठ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिसमें आपके अंदर अगर ये भाव बैठा हुआ है कि मैं गरिष्ठ भाषा लिखूंगा तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिए, जरूरत से ज़्यादा अगर आप उसमें वो लिखे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का सौंदर्यकरण कर रहे हैं, ये बहुत ही बोरिंग राइटिंग होता है। क्योंकि ये आप लिटरेचर नहीं लिख रहे हैं, कोई नॉवल नहीं लिख रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग एसे राइटिंग से भी अलग है, एडिटोरियल से भी अलग है और आपकी लिटरेचर से भी अलग है। तो आपको सिर्फ प्रश्न पे फोकस करना है और अपने कंटेंट्स को समायोजन करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको लिखना है और उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तथ्य, तर्क और उदाहरण के साथ आप समर्थन करें और जस्टिफाई करें। अगर मान लीजिए यूपीएससी ने कोई प्रश्न पूछा कि क्या आप इससे सहमत हैं, सहमत हैं तो जस्टिफाई करें। जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी के हर बात से सहमत हों, आप अपनी असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन उस असहमति के साथ उसे तर्क से जस्टिफाई करना है और तर्क में दम होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपको जरूरी नहीं है कि आमतौर पर जो है वो सहमति ज़्यादा व्यक्त करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, नए आप सुझाव देने की आपके अंदर आपके अंदर ये इंडिकेट करेगी कि आप कितनी गंभीरता से आप सोचते हैं किसी विषय पर और आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं। तो इस समय जो डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नए आइडियाज़ वालों की डिमांड है, लकीर के फ़कीर वाले स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं है। अब कंक्लूजन में चले जाते हैं, देखिए, क्योंकि कंक्लूजन है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, उत्तर का सारांश दें। सारांश देना बहुत जरूरी है। अब आपने जो पूरा लिखा है उसका निचोड़ है ये सारांश। देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से समाप्त कर रहे हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हुआ है। आप क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपको औरों से अलग नज़र आना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। और ये आपके करियर से रिलेटेड है। जब आप इतनी बड़े देश की सबसे बड़ी जो सेवा है उसके लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जरा भी नेगेटिविटी अफोर्ड नहीं कर सकते। नकारात्मकता आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगी, जो आपके आंसर में नज़र नहीं आनी चाहिए। आपका हमारा व्यक्तिगत झुकाव किसी भी जाति, धर्म पर, किसी भी पार्टी पर हो सकता है, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब आप जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर पहुंचने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका नज़रिया अलग होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये सारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी आंसर राइटिंग के अंदर, याद रखिएगा। यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स एंड डाटा। अब आंसर में ये सारे उदाहरण, फैक्ट, डाटा डालने कैसे डाले जाते हैं, आइए हम इससे बात करते हैं, क्यों डालने चाहिए। ये देखिए, उत्तर को प्रमाणिक बनाना है आपको। देखिए, प्रमाणिक बनाना है मतलब जो आप लिख रहे हैं उसमें पता चले कि आप हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास वो तथ्य हैं और उस तथ्य के आधार पर आप अपनी बात कह रहे हैं, तो वो तथ्य तो वो प्रमाणिक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको आंकड़े, रिपोर्ट लगातार देखिए। अब तो देखिए हर चीज़ में देखिए, आप जानते ही हैं कि लगातार जो है रिपोर्टें आती रहती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भी रिपोर्ट छापती रहती हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे वो एजुकेशन का मामला है, चाहे वो हेल्थ का मामला है, चाहे वो मानव विकास सूचकांक का मामला है। ये लगातार जो है रिपोर्ट आती रहती हैं। तो उस रिपोर्ट को आपको
पढ़ना है, क्योंकि आपने ये सारी रिपोर्टें प्रशासन के द्वारा देखी जाती हैं और आपको इनके आधार पर फैसले लेने होते हैं, नीतियाँ बनानी होती हैं, और अगर किसी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है तो आपको उसका काउंटर करना होता है, तो वो तो आप सिलेक्शन होने के बाद होगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी संस्था कौन सा सूचकांक या कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करती है। भारत का जो नीति आयोग है वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के संदर्भ में डाटा रिलीज़ करता है, जो कि ऑथेंटिक है, तो आपके आंसर को ऑथेंटिक कर देती है। और आपको आंसर ऑथेंटिक ही करना है। आपके अपने व्यक्तिगत विचार अगर ज़्यादा होंगे तो वो आपको बढ़िया आंसर नहीं होगा। आपके व्यक्तिगत विचार जो है बाइस्ड हो सकते हैं, देखिए वो उसमें जो है आपका अनुभव इतना नहीं है कि आपके व्यक्तिगत विचार इतने ज़्यादा सारगर्भित हों, इतने ज़्यादा प्रमाणिक हों, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इसलिए आपको जो डाटा है, जो आपके तथ्य हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर आपको अपना आंसर प्रमाणित करना है, ऑथेंटिक करना है। देखिए और वास्तविक जीवन के उदाहरण शामिल करें, तो वास्तविक जीवन के उदाहरण में आप देखते हैं कि जुडिशरी के देखिए जितने जजमेंट्स आते रहते हैं और वो भी आप है, क्योंकि जो PIL के माध्यम से जो हमारे वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं जुडिशरी उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उनका आप रेफरेंस दे सकते हैं। पार्लियामेंट में क्या गतिविधि है, उसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, क्या पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप ये सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफली, क्योंकि इतना आपके पास स्पेस, इतनी शब्द सीमा और जो आपका समय सीमा है, इस सब का आपका क्रंच है। तो आपको ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको सुविधा होती है अपने विचारों को आगे बढ़ाने की, लेकिन यहाँ पे आंसर राइटिंग में इतना आपके पास स्पेस नहीं है, इतना आपके पास इतनी छूट नहीं है कि आप उसका लगातार अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहें। देखिए तो उदाहरण के तौर पर भारत में गरीबी के संदर्भ में नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों का उपयोग करें। अब गरीबी के संदर्भ में जो ऑथेंटिक डाटा वो नीति आयोग का होगा। अगर आप मान लीजिए न्यूज़पेपर के अंदर भी जो रिपोर्ट छपती है वो अगर वो जो न्यूज़ छाप रहे हैं अगर वो प्रमाणित नहीं करेंगे तो न्यूज़पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, लोग रिजेक्ट कर देंगे कि ये जो है खोखली बातें हैं। तो उन्हें भी प्रमाणित करना पड़ता है, आपको भी। तो उस प्रमाण करने के लिए किसी का जो अथॉरिटी है, जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, उनका रेफरेंस दिया जाता है। आप अपना रेफरेंस देकर के कुछ करेंगे वो ऑथेंटिक नहीं होगा। आप जो ऐसी ऑथेंटिक संस्थाएं हैं उनको रेफरेंस करके, उनका संदर्भ दे करके अपने आंसर को ज़्यादा ऑथेंटिक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू मेक योर आंसर क्रेडिबल। ये हम इंग्लिश वालों के लिए भी हम इसके अंदर हैं। वाइल डिस्कसिंग पॉवर्टी इन इंडिया, अगर गरीबी की बात होगी तो आपको नीति आयोग के जो डाटा है, उसकी रिपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा जरूर करनी होगी। इसके अलावा जो और रिपोर्ट आ चुकी हैं, चाहे वो तेंदुलकर रिपोर्ट है या कोई और रिपोर्ट है, ये सारे रंगराजन रिपोर्ट है, इन सबको आपको जरूरत पड़ने पर आपको इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो अगर वर्तमान संदर्भ में नीति आयोग के जो लेटेस्ट डाटा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप कोई डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि डाटा सही है या नहीं है, ये आप सिर्फ आइडिया से मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। जब आप उस पर आपको ट्रस्ट हो और आपको अच्छे से याद हो तभी आप संदर्भ कीजिए, वरना ऐसे ही कुछ भी फेंकने से, कुछ भी डालने से बात नहीं बनती है। याद रखिए। यहाँ देखिए टाइम मैनेजमेंट, जरा हम समय सीमा की भी बात कर लें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एलोकेट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न एक निश्चित समय निर्धारित करें। अगर मान लीजिए यूपीएससी में जैसे मेंस में 22, 23, 20 क्वेश्चन आते हैं, अब आपके पास अगर 3 घंटे हैं उसमें से आपके 10-15 मिनट जो है वो आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में, समझने में लग जाते हैं। बाकी का जो समय बचा है उसे आपको अपने प्रश्न में डिवाइड करके कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको हर प्रश्न का कुछ 1-2 मिनट में स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है कि इसमें क्या शामिल किया जाए,
कुछ रफ में भी आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए लिखना पड़ता है ताकि आप भूल ना जाएं। उस समय दबाव होता है आपके पास, परफॉर्म करने का दबाव होता है, इतने सारे आंसर लिखने का दबाव होता है। तो इस दबाव में जो इस दबाव को झेल जाता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने गंभीरता से अपना 100% दे करके आपने प्रयास किया है, लगातार आपने अभ्यास करते रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना करके काम किया है, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है, आपको जस्टिफाई करना आसान होता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, देखिए कितना मुश्किल हो गया। तो आप देखिए इसके अंदर इसलिए जो सिलेक्ट होते हैं वो साधारण साधारण वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो एक तरह से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर ली है और उन्होंने बहुत कोशिश की है। 1 साल तक उन्होंने फुल टाइम जॉब की तरह क्वालिटी टाइम दे करके इस पर फोकस करके और अपना करियर पे फोकस करते हुए इस पर काम किया है। ये वही लोग, देखिए जब आपने मेहनत की है और जब आपने यू आर इनटू इट, जब आप उसमें डूब जाते हैं, जब आप फल की इच्छा नहीं करते, जब आप अपने जो गीता का कर्मयोग का सिद्धांत है उस पर अमल करते हुए जब आप इसमें तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी उम्मीद से बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। और ये वही है सारा खेल, देखिए ये सारा वही खेल है। देखिए तो उसमें आपको टाइम का ध्यान रखना है, हर प्रश्न पे कितना समय है वो देना जरूरी है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जिनमें आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो याद रखिए, देखिए कोई भी, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट है, कोई 30 मार्क का नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि हर प्रश्न में आप मास्टर हैं और लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपके अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर निकलने, पढ़ते पढ़ते ही निकलना शुरू हो गया, थॉट जनरेट होने शुरू हो गए, जिसमें आप कहा है कि ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इनको मैं बहुत अच्छे से इनको जस्टिफाई कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। तो इसमें यही कहा है कि सबसे पहले उन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें, उनको लिखें। आपकी जो स्टार्टिंग की जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर अभी फ्रेशनेस है, उससे आपके स्टार्टिंग के आंसर आपके बहुत ही ज़बरदस्त हो पाएंगे, और उन पे करें। कई बार ऐसे स्टूडेंट ये भी होते हैं कि कौन इस चक्कर में पढ़े, 1 बाय 1 आप करते चले जाते हैं, जैसा है वो लिखते चले गए और आपने पूरे लिख तो दिए लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाई। लेकिन कुछ प्रश्न जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, तो ये कोई ख़राब स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। फिर भी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है वही उस समय वही अंपायर है, वही प्लेयर है, वही सब कुछ है, ऑन द स्पॉट उसे निर्णय करना होता है, और उसके हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही बेस्ट जज है, वही फैसला ले सकता है। लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है, ये है। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं इसका मतलब यही नहीं है कि आप 100% यही है, इसमें और कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। अपनी ज़रूरतों, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं ये एक इंडिकेटिव है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट विथ क्वेश्चन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। देखिए, राइट नीटली एंड प्रेजेंट इफेक्टिवली। प्रेजेंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए पहले बार बात कह चाहूँगा कि प्रेजेंटेबिलिटी अगर देखिए हम देखिए इसको जरा देखिए हमें समझाता हूँ आपको, प्रेजेंटेबिलिटी को समझाते हैं। याद कीजिए कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तब हम जब उससे मिलने जा रहे होते हैं तो कैसे अपने आप को बन ठन के प्रेजेंट होकर के जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्रेस करना है, हमारे बारे में एक पॉजिटिव किसी की सोच बन जाए, हम वैसा करते हैं। शादियों में, फंक्शन में, पार्टी में, ऑफिस में हम अपने आप को प्रेजेंटेबल करके जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग के अंदर। आप पहली बार एग्जामिनर से रूबरू हो रहे हैं, पहली बार आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो आपके को फर्स्ट इंप्रेशन, आपको ज़बरदस्त इंप्रेशन डालना है। आपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जो कुछ भी किया वो हो गया,
अब वो भूतकाल की बात हो गई, लेकिन याद रखिए आपको उस वाले माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। उस माइंडसेट से बाहर निकलने के बाद ही आपको अपनी स्लेट क्लीन करके नए तरीके से उस पर लिखना पड़ेगा, नए तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये यूनिवर्सिटी से बहुत ही अलग है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखिए। तो प्रेजेंटेबली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप प्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपको आपके बारे में ओपिनियन बनेंगी, वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, तो कीप योर आंसर नीट एंड ऑर्गेनाइज, यानी आप उत्तर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। देखिए, अगर आपका ने जो लिखा है वो सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो बताइए आपने कौन से तीर चला दिए। आपने जो लिखा है वो आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो आपको पढ़ने के लिए है ही नहीं, ये तो किसी और ने पढ़ना है, और किसी और ने पढ़ना है और उससे मार्क्स लेने हैं। तो फिर अगर भाषा नीट एंड क्लीन नहीं होगी, अगर आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो बढ़िया नहीं है, आपका भाषा पे कंट्रोल नहीं है, तो आप प्रेजेंटेबल नहीं हो सकते। हमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें मात्राओं का, स्पेलिंग्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, ना उन्हें छोटी ई का पता ना बड़ी ई का पता। तो बताइए कैसे होगा। जिन्हें अगर वो इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि एक्शन वर्ड कैसे क्या होते हैं, कैसे हमें उस जो है उसमें वो उस जो लिख रहे हैं वो पास्ट है या प्रेजेंट है, कुछ नहीं पता। देखिए, लेकिन वो इंग्लिश माध्यम से करना चाहते हैं। तो जब भाषा पर ही पकड़ नहीं होगी तो आपका आंसर बढ़िया दमदार कैसे होगा। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको भाषा आनी चाहिए। कोई भी भाषा है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। कई बार हमें ये गलतफहमी होती है कि मान लीजिए हिंदी हमारी एक मदर टंग है, तो हम ये गलतफहमी बैठे हैं कि हिंदी में तो हमारे लिए बयान का खेल है। याद रखिए, भाषा चाहे वो आप इंग्लिश है चाहे हिंदी है, अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो भाषा आपकी दोस्त नहीं बन पाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इंग्लिश वालों का रिजल्ट इसलिए अच्छा आ पाता है कि उन्हें मालूम है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि मदर टंग वालों से आगे निकल जाते हैं भाषा की पकड़ के मामले में। और हिंदी वाले इसी गलतफहमी में रहते हैं कि हिंदी तो हम जैसा चाहें वैसा इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। याद रखिए, भाषा वही है, जिन शब्दों को हम बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, भाषा वही है। इस्तेमाल करने के तरीके अलग हैं। रेडियो की भाषा अलग है, न्यूज़पेपर की भाषा अलग है, मैगजीन की भाषा अलग है, चैनल की भाषा अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है, यूनिवर्सिटी की भाषा अलग है, यूपीएससी की भाषा अलग है। शब्द वही हैं, तरीका डिफरेंट है। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, हेडलाइंस का उपयोग करें। चित्र बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, मानचित्र बनाना फ़ायदेमंद होगा। ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट का आता है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे बात क्या रहती है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। यहाँ पे कोई भाईचारा या कोई दोस्ती निभाने की बात नहीं हो रही है। आपको भीड़ से अलग कैसे नजर आए उसका प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है, कई बार बहुत से जो समझदार स्टूडेंट हैं वो ऐसे भी करते हैं कि कई बार उन्होंने स्टार्टिंग में बढ़िया आंसर लिख दिए, लास्ट में समय कम बचा है और कुछ प्रश्न छूट ना जाएं, तो उसमें कुछ एक दो पैराग्राफ लिखने के बाद वो जो है वो पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, या कोई आप उसमें किसी तरह का वो डायग्राम बना करके अपनी बात कह देते हैं। तो याद रखिए, जो डायग्राम और जो पिक्चर होती हैं वो भी इफ़ेक्टिव होती हैं, और डायग्राम और जो है वो बहुत सारे शब्दों के बराबर होता है। मीडिया की लाइन में कहा जाता है कि एक वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव कर देते हैं आंसर को। लेकिन हर आंसर में डायग्राम बनाया जाए, हर उसके अंदर पिक्चर ड्रॉ की जाए, इससे आपका समय भी वेस्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कहाँ पे क्या आप थोड़ा सा इस करके थोड़ा सा दूसरों से अलग करने का प्रयास कीजिए, आपको उसमें हेल्प होगा। तो देखिए,
यूज बुलेट पॉइंट्स जहां जरूरत हो, सब हेडिंग्स जहां जरूरत हो, और हाईलाइट्स करें। डायग्राम, चार्ट्स एंड मैप्स कैन एनहांस योर प्रेजेंटेशन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी देता हूं। देखिए ये मान लीजिए इधर आप मान के चलते हैं, ये आपका मार्जिन है, मार्जिन है। आपको यहां पे सिर्फ आंसर 1 2 3 4 5 वो लिखना है। लेकिन जो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, सब हेडिंग में यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग में ABC 1 2 3 यहीं पर ही फिर से 1 2 3 डाल देते हैं और सब पे सारा गुड़ गोबर है, सब पे पानी फिर जाता है। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आपके पास कंटेंट बहुत है, आप एनालाइज कर सकते हैं, आपके पास अच्छी जानकारी है, लेकिन वो जानकारी को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाने की वजह से सब कुछ बेकार हो जाता है। तो देखिए जैसे आपने यहां पे इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, आपने इस इंट्रोडक्शन को आपने ब्रीफली 2-3 सेंटेंस में इसे समाप्त कर दिया। अब आप बॉडी की बात आ रही है, तो बॉडी के अंदर एक हेडिंग हो जाएगा, हो सकता है अगर आप कर रहे हैं तो, जरूरत है तो। अगर आपको मान लीजिए सब हेडिंग की जरूरत है, अगर आपको बुलेट पॉइंट है तो आप थोड़ा सा हट करके बुलेट पॉइंट कर दें, ऐसे कर दीजिए। देखिए उस हेडिंग के अंदर बुलेट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बुलेट पॉइंट भी नहीं कर रहे, फालतू वर्क है, तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ कर सकते हैं। छोटे पैराग्राफ भी, पैराग्राफ का मतलब कि आपने 1-2 सेंटेंस लिखे फिर दूसरा पैराग्राफ आ गया, मतलब पैराग्राफ आपके बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। 2 सेंटेंस से ज़्यादा पैराग्राफ मत कीजिए उसे, तो वो भी बुलेट पॉइंट की तरह हो जाएंगे। वो छोटे छोटे पढ़ने आसान हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे थोड़ा जगह छोड़नी है और उसके हिसाब से करना है। ये देखिए सब हेडिंग है, तो हेडिंग अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो आपको सब हेडिंग थोड़ा सा जगह छोड़ करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं ए सब हेडिंग, बी ऐसे करके उस पर लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से प्रेजेंटेबल बनाना है। जैसे अगर आप बुक्स खोल करके देखें तो बुक आप इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि वो आई कैचिंग होती है और वो प्रॉपरली वो एडिटेड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें कहाँ पैराग्राफ है, कहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग है। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से वो पब्लिश होती है, तभी लोग उसे पढ़ पाते हैं, नहीं तो वो बेकार हो जाएगी। तो उससे भी एक आप आइडिया लीजिए और आपको देख इसमें जहाँ कहीं है आप वो कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग। लेकिन आपको मार्जिन से अलग करना है, मार्जिन के अंदर नहीं घुसना है। हेडिंग का भी डाल दिया आपने, सब हेडिंग का भी ABCD कर दिया, 1 2 3 लगातार कर रहे हैं तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको उससे बचना है। और लास्ट में थोड़ा सा फिर जगह छोड़ करके कंक्लूजन कर देना है और आप देखिए आपका जबरदस्त आंसर हो जाएगा। चाहे बेशक कम शब्द हों, मान लीजिए 200 शब्द में लिखना है, 10-20 कम हो 10-20 ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क। कोई वर्ड्स कोई काउंट ही नहीं करता, किसी पास काउंट करने का समय नहीं है। बस ये देखा जाता है कि जो प्रश्न है वो उसका आंसर है या नहीं है, जस्टिफिकेशन है या नहीं है, आसानी से। अभी हम देखिए और देखिए आगे, इनकॉर्पोरेट मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, आयाम, डिफरेंट आयाम, जितने ज़्यादा आयाम आप डालेंगे आंसर में उतना ज़बरदस्त आप आंसर ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आप सोचेंगे डायमेंशन, ये आयाम, ये क्या बीमारी है? आइए इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं। देखिए उत्तर में विभिन्न पहलुओं, तो जिसमें आयाम क्या है, देखिए इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इनको शामिल करें एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसी तरह देखिए, अगर हम इंग्लिश में बात करें, कवर वेरियस डायमेंशंस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन योर आंसर। फॉर एग्जांपल, व्हाइल राइटिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूड बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जब आप महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को जोड़ें। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा की बात हो जाएगी, ठीक है, स्वास्थ्य की बात हो जाएगी, आपका जो घरेलू हिंसा है, भेदभाव है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये सब आयाम ही तो है, सोशल में आ गया।
अगर हम आर्थिक की अगर हम बात करें, देखिए, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या बैंक अकाउंट है, उनका सशक्तिकरण क्या है, रोजगार में उनकी क्या बराबरी है या नहीं है, देखिए, इंक्लूजन है या नहीं, देखिए, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो महिलाएं जो हैं वो भेदभाव का शिकार रही हैं, उनके बैंक अकाउंट ही नहीं होते थे, एंटरप्रेन्योरशिप में उनका कोई योगदान नहीं होता था, और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में, जबकि आधी आबादी है। अगर आधी आबादी को हम अर्थव्यवस्था से दूर रखेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। अब आधी आबादी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए आपको इस तरह के डायमेंशंस भी डालने चाहिए आंसर के अंदर। एक एक लाइन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के अंदर आप लीगल डायमेंशन, अगर मान लिए वुमेन एम्पावरमेंट पर ही क्वेश्चन है तो बहुत सारे डायमेंशन बन सकते हैं। लीगल डायमेंशन हो सकता है, एनवायरमेंटल डायमेंशन हो सकता है, आर्ट एंड कल्चरल डायमेंशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिए, पॉलिटिकल डायमेंशन, ये सब बहुत कुछ हो सकता है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इस पे हम एक अलग से जरूर एक क्लास करेंगे, ऐसा हमारे दिमाग में एक आइडिया है। तो आइए देखिए, आपको समझ में आ गया डायमेंशंस का मतलब, समझ में आ गया। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम जरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए रेगुलरली, ये अपनी गांठ बांध लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप स्पेयर कर सकते हैं। देखिए, ये मन है कि मानता नहीं है। मन आपको इससे भगाएगा, आपको आलस पैदा करेगा, आपको इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। बट यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू। आपका मन आपको अपने इशारों पे ना नचा पाए, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपका मन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, वरना वो बहुत सारी आपको अभ्यास कराने से रोकता रहेगा। क्योंकि आपका सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स भी आपको लगातार आप जो है आपका वेट करते रहते हैं, और घर में भी जो है कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती हैं। तो मन तो चलायमान है, और आपने जाहिर है अपने पूरे स्कूल कॉलेज के टाइम में एन्जॉयमेंट बहुत किया है, तो वो वाली जो मेंटल कंडीशनिंग है वो भी आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के बात बनेगी। चलिए आइए इसको जरा देख लेते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। देखिए, लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो एक इंडिकेटिव होता है। सिलेबस के आधार पर आप ये नहीं कर सकते, आप सिलेबस में जो फ्रेजेस हैं उनको आपने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, लेकिन उन पे क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है यूपीएससी, कैसे पूछता है, इसके और डायमेंशंस क्या हैं इन फ्रेजेस के, इस सिलेबस के, तो वो प्रश्नों से ही आपको पता चलेगा। तो पिछले सालों के प्रश्न देखें, उनके पैटर्न को देखें, और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो हमने आपको इस पैटर्न पे हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम एक स्ट्रेटजी वाली क्लास लेकर के आए हैं। तो आप उसमें वहाँ पे देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं कि हमने पिछले 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए ये संभावना देखी कि 2025 में क्या संभावना है, उस पर हमने चर्चा की है। ठीक है, समयबद्ध तरीके से उत्तर लिखने का अभ्यास करें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर विद इन ए टाइम लिमिट। अब देखिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत सी जो संस्थाएं हैं जो आपको मॉक टेस्ट कराती हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए आप रजिस्टर करते हैं, पैसा देते हैं, फीस जमा करते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं के लिए बैठते हैं तो आपके पास कोई दबाव तो होता नहीं। आपको जो टाइम दिया गया है उसके अलावा और आधे घंटे तक बैठे रहते हैं और आप लिखते रहते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? ये तो बात नहीं बनी। जो समय सीमा है उसमें लिखने का अभ्यास कीजिए। बस एग्ज़ाम में फ़र्क ये कि एग्ज़ाम में आप दबाव में होते हैं, यहाँ पर आपका दबाव नहीं होता। तो मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कुछ बेटर हो सकती है, क्योंकि जो माइंड जो दबाव में होता है वो बहुत ज़्यादा दबाव आ गया तो आपकी हेल्प करना बंद कर देगा। अगर दबाव संतुलन में है
तो आपको परफॉर्म करा देगा, आपके अंदर का बेस्ट निकाल के दे देगा। याद रखिए, इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए तो माइंड ब्लॉक हो गया, कुछ नहीं, अब उसने सोचने समझने की शक्ति को पे ताला लगा दिया। अगर आप संतुलन कर रहे हैं कि दबाव तो रहेगा और कॉन्फिडेंस के साथ उसमें तालमेल बना के रखें, तो आपको आपके अंदर का बेस्ट निकालेगा, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकलेगी। ऐसा जब आप जॉब करते हैं उसमें भी होता है, और आप जब स्टूडेंट होते हैं उसमें भी होता है कि कैसे जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है तो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, लेकिन एक महीने में पढ़ करके और अपना बेस्ट निकाल करके और आप पास हो जाते हैं। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम है, ये कुछ अलग बॉल गेम है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो प्रैक्टिस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। देखिए अब ये कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पे आप जान ही रहे हैं। कॉमन मिस्टेक में देखिए विषय से भटकना, पूछा कुछ गया है और आप कुछ कर रहे हैं। देखिए आपने एक फ्रेज सुना होगा, अंधा गाए बहरा बजाए गूंगा अपनी तान लगाए, मतलब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। जैसे उदाहरण के तौर पर विषय से भटकने की बात करें, यानी आपको अपने टॉपिक पे रहना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि एक प्रश्न है कि विदाउट सोशल जस्टिस डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग, यानी बिना सामाजिक न्याय के प्रजातंत्र बेमानी है या अधूरा है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात हो रही है, लेकिन आप प्रजातंत्र जो है आपके माइंड में, आपका माइंड जो है वहाँ पे फंस जाता है कि ये देखो प्रजातंत्र की बात आ गई, आइए जरा अब्राहम लिंकन को कोट कर देते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, और आप जो है प्रजातंत्र के इर्द गिर्द घूम करके आंसर कुछ और पूछा है, आप विषय से भटक गए, प्रजातंत्र की दुहाई देने लग गए। और आप दुहाई देने में तो हम एक्सपर्ट होते ही हैं। हमसे कोई कहे कि जरा आप जो है किसी विषय पर जरा अपने विचार कीजिए, तो विचार प्रधान तो हमारा देश है ही है, विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तथ्यात्मक है या नहीं वो अलग बात है। तो विषय से नहीं भटकना है। सामाजिक न्याय इंपॉर्टेंट उस प्रश्न में बात कही गई है, उस पे उसको उस संदर्भ में आपको बात करनी है प्रजातंत्र के अंदर, कि प्रजातंत्र अधूरा है, बिना सामाजिक न्याय के वो बेईमानी हो जाएगा, अराजकता पैदा हो जाएगी, इसलिए सबको न्याय जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अनावश्यक जानकारी जोड़ देना, अनावश्यक। अब मान लीजिए प्रश्न है आपको आधा अधूरा समझ में आया है, अब आपको एक फॉर्मेलिटी करनी है कि भाई कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा होता ही है। तो आपने आंसर लिखना, और आपने जब एग्जाम दे रहे हैं तो हर प्रश्न के आंसर लिखना भी आपकी ड्यूटी है, तो आप लिखते हैं। तो आप ये विषय पे ना लिख करके जो आपने और बहुत कुछ पढ़ा है, तो आप सोचते हैं कि यही मौका है, अभी उड़ेल देते हैं और उसको आप निकाल लाते हैं। तो प्रश्न कुछ और है, आप कुछ और जानकारी दे रहे हैं, बात बनती नहीं। लेकिन आपको संतुष्टि ये मिलती है कि हमने सारे आंसर कर दिए, सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मार्क्स नहीं दिला पा रहे। ये सारा आपका जो कोशिश है, खेल है, मार्क्स नहीं दिला पा रहा। प्रश्न के अनुरूप उत्तर ना लिखना, ये सारी तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अनावश्यक जानकारी जोड़ दी, किसी और की कर दी, मतलब आपने तुकबंदी कर दी। अनावश्यक जानकारी मतलब आपने तुकबंदी कर दी, रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपने कुछ और का मामला कर दिया, और प्रश्न के अनुरूप नहीं लिखा। ठीक है। तो एडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, नॉट आंसरिंग अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस डिमांड। चलिए अब हम जरा इस एक, हमने जो इतनी जानकारी जो हमने शेयर की है, हमने इतनी सारी जो डिस्कस किया है, तो हम जरा इस पर फोकस कर लेते हैं कि मॉडल आंसर कैसा हो। तो मॉडल आंसर के अंदर हम देखिए, ये प्रश्न है कि हाउ विल द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिवोल्यूशनाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकली एनालाइज, यानी नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में कैसे क्रांति लाएगी, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हम इसको कैसे, इस आंसर को कैसे लिखना चाहिए और कैसे प्रमाणिक आंसर हो, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, ये मॉडल प्रश्न है और इसका मॉडल आंसर क्या हो, ताकि आप अभ्यास करते समय इन बातों को ध्यान रखें। तो ये आपके लिए पेश है। सबसे पहले आपको करना है इंट्रोडक्शन। देखिए
तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन 2-3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। मतलब देखिए आपको लैंग्वेज दिखानी है कि देखो आपका लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, कि एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित करना है, उनके अंदर स्किल बनाना है, उनके अंदर एक जो है एम्प्लॉयबिलिटी लेकर के आनी है कि वो कैसे एम्प्लॉयबल बन सकें जब वो बाहर निकलें, मार्केट में जाएं, और मार्केट के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए शिक्षा प्रणाली। ये एक वो प्रयास है। यह शिक्षा को अधिक समावेशी बनाएगी, लचीला बनाएगी, बहुविषयक बनाने के दृष्टिकोण के साथ भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने की आकांक्षा रखती है। देखिए, आप नॉलेज में वर्ल्ड पावर बन सकें, ज्ञान महाशक्ति में बदलने की आकांक्षा रखती है। हालांकि इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन की चुनौतियों को हल करना आवश्यक है। तो हमने, क्योंकि आलोचनात्मक बात कर रहे तो हमने तीसरे सेंटेंस में एक थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट दे दिया, इसको चुनौती देते हुए कहा है कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने और इनको अप्लाई करने में चुनौतियों जो आएंगी उनका हल करना आवश्यक है। तो 30 और अगर आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक 2 सेंटेंस में भी कर सकते हैं बात। इन सेंटेंसेस को और छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको दिया गया है। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपके लिए, और भाषा पे पकड़ है तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर लंबा सेंटेंस आपने एक सेंटेंस पूरे पैराग्राफ का कर दिया और लंबे कर दिए तो ये समझा जाएगा कि आपने अभ्यास नहीं किया है, राइटिंग अभ्यास नहीं किया है। इस वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको, और फिर वो स्टार्टिंग से ही बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे और देखें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इंग्लिश है, आप इसके अंदर जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए रिवोल्यूशनरी फीचर्स, इसके देखिए इसके फीचर्स। अब हम मेन बॉडी में फीचर्स की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हमने कर दिया। तो ये देखिए स्ट्रक्चरल ओवरहॉल, यानी संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। तो आप जानते हैं इसमें पॉलिसी के जो भी आपके इसमें फीचर्स हैं, 5+3+3+4 पढ़ाने की शुरुआत, रट्टा मार शिक्षा से परे। यहाँ पे जो पुरानी को देखने रट्टा मार थी, रट लिया मतलब निगल लिया और एग्जाम में जाके उगल दिया, रिलेवेंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं, आप वोमिट कराते हैं। जो आपने सट का है उसको एनालाइज नहीं किया है, उसको आपने कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं की है, बस आप जाकर के झट से उगलाते हैं। ये अधपका सा चीज़ हो जाएगी, आप मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की मजबूरी है, स्कूल की मजबूरी है, आपको आगे धकेलना है और आपको धकेल देते हैं और डिग्री पकड़ा देते हैं। जाओ और अपना काम देखो, रास्ता देखो, और अपना आप जरा अपने रास्ते ढूंढिए, अपने क्या आप कर सकते हैं डिग्री लेकर के, फिर आप अपनी माथापच्ची करो। उन्होंने तो अपनी सरदर्दी निकाल दी आपको पास करके, क्योंकि आप डिग्री के लिए तो हाथ पैर मार रहे थे। यहाँ पे वो नहीं है, रट्टा मार से परे ये नई शिक्षा नीति है। मूलभूत कौशल और आलोचनात्मक सोच पर जोर है कि स्कूल से ही बच्चा आलोचना, एक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, अपने करियर पर फोकस करे, उसके रुझान को पता करे। माँ बाप और स्कूल मिलकर के उसके इंटरेस्ट को देखें और उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसे मोड़ने का प्रयास करना, उसे उसी लाइन में डालना, उसका जो एप्टीट्यूड है उस एप्टीट्यूड को पहचानना और उसमें ट्रेनिंग दे करके उसे स्किलफुल बनाना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था अब हम अपना उसमें कर रहे हैं। देखिए ये आप इंग्लिश में आप देख लेंगे। आगे देखिए समग्र शिक्षा पर जोर, यानी फोकस ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। अब हम हेडिंग देखिए, हमने जो शिक्षा नीति है उसमें से पॉइंट अपने आप बनाने निकालने कि ये कह क्या रहा है, ये शिक्षा नीति किस पर जोर दे रही है, किन लोगों के लिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपको कॉज एंड इम्पैक्ट पे जो भी सरकार की पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, वेलफेयर प्रोग्राम हो, उसको कॉज एंड इम्पैक्ट को ध्यान में रख करके उसे समझना है। देखिए बहुविषयक शिक्षा और लचीले विषय विकल्प छात्रों को विभिन्न रुचियों का पता लगाने का अवसर प्रदान करते हैं। भविष्य यानी आपके पास देखिए
आपके मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग है, देखिए बहुत सारे विषय हैं अब किसी उसके हिसाब से, क्योंकि आज इस समय करियर के लिए जो भी आपकी फील्ड से लाइन है उसकी भरमार है। देखिए तो आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी देखिए लर्निंग इन फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स हैं, लचीले विषय ऑप्शन है, छात्रों को विभिन्न रुचियों का पता लगाने का अवसर प्रदान करते हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो सिलेबस है के साथ साथ कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ना प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा मतलब जिसमें आपका देखिए जो वोकेशनल, जहाँ पे आप वोकेशन यानी यहाँ पे आप अपना करियर बना सकें, ये उस शिक्षा की बात कर रही है। और इसे इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ताकि उन्हें इंटर्नशिप मिल जाए और उसमें उनके खर्चे के लिए थोड़ा पैसा भी मिल जाए ताकि उनको और मोटिवेशन हो। वरना कई बार इंटर्नशिप में मज़ा नहीं आ पाता, अगर कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, खर्चे पानी नहीं मिल रहा, आने जाने का नहीं मिल रहा, तो नहीं आता। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ पैसा उनको कंपलसरी देना, ठीक है। अच्छा आगे चलें, उच्च शिक्षा में सुधार। अब यहाँ पे एक और हेडिंग है, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हायर एजुकेशन रिफॉर्म की बात हो रही है। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक संस्था गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी। एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी और एक लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात, यानी जो है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य रखा गया है कि इतने जो है एनरोलमेंट हो जाए, उसमें ड्रॉप आउट ना हो। तो अगर 50% भी हो गया तो जो ज्ञान, जो नॉलेज इंडिया है उसका लेवल कहाँ पहुँचेगा। अब देखिए आप समझ सकते हैं ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय जो यंग पॉपुलेशन है, हमेशा तो यंग नहीं रहेंगे, आप बूढ़े तो हो गए भाई, कुछ सालों के बाद बूढ़े। तो आपने अभी इसका लाभ नहीं उठाया तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने एक नारा सुना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी मौका है, इसका लाभ उठाइए और आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। तो देखिए जो थिंक टैंक है वो किस तरह से काम करता है देश के अंदर, किस तरह से नीतियाँ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, इसी एनवायरनमेंट के अंदर आपको जाना है और अपना योगदान देना है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग। आप जान रहे हैं इस समय हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे हैं, कम्युनिकेशन एज में जी रहे हैं। तो अगर हमने इसके महत्व को नहीं समझा तो हम जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और ये बात हम सभी पर लागू होती है, चाहे वो टीचर है और चाहे वो स्टूडेंट है और या चाहे वो मैनेजमेंट है, ठीक है। तो शहरी ग्रामीण अंतर को, यानी हमने जो शहर और गांव के बीच का जो अंतर है, जो गहरी खाई है, चौड़ी खाई है, उसके अंतर को कम करना है। बांटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आजकल देख रहे हैं ई लर्निंग। कोविड ने इतना नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने में मदद कर दी। देखिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आज डिजिटल शिक्षा का बोलबाला है। जो गांव देहात में रह रहे हैं, घर घर में ये बैठ करके ई लर्निंग के माध्यम से वो कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस का आनंद ले रहे हैं, लेकिन गंभीरता है या नहीं ये अलग बात है। प्रमोट्स डिजिटल एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टू ब्रिज अर्बन रूरल डिवाइड्स। आइए एक और देखिए, इसी का देखिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 250 शब्दों में लिखना है, तो आपको छोटे छोटे हेडिंग है और उसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी दास्तान नहीं लिखनी है, सिर्फ समझाना है कि भाई ये प्रश्न हमें समझ में आ गया है और इसके यही आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, और उसमें एक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस बहुत है, एग्जाम्पल जहाँ जरूरत हो एक दो एग्जाम्पल दे दिया, दैट्स ऑल। हाशिए पर मौजूद वर्गों पर ध्यान, जेंडर समावेशन, देखिए जेंडर इंक्लूसिविटी, फंड और विशेष शिक्षा क्षेत्रों के माध्यम से, यानी फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, हाशिए पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थ्रू जेंडर इंक्लूजन। अब जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो दे आर मार्जिनलाइज्ड, तो उनको शामिल करना, जेंडर इंक्लूजन। फंड्स एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स के माध्यम से मार्जिनलाइज्ड को फोकस करना, ठीक है।
समावेशिता और समानता, ये हमने इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी पर ध्यान देना। यहाँ देखिए, अब इसका हम आलोचनात्मक विश्लेषण कर लें। अब आपने पॉजिटिव बातें कर ली हैं, थोड़ा सा अब आलोचना कैसे करनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सिस्टम को गाली नहीं देनी, सिस्टम के जो है आपको आपका चीर फाड़ नहीं करना, पोस्टमार्टम नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है। वो पोस्टमार्टम चीर फाड़ करने वाले हैं, और जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो वहाँ पर आप सुधार करने के लिए जो करना है कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। ये देखिए क्रियान्वयन की समस्या है। यहाँ पे अब क्या समस्या आ रही है कि अच्छी अच्छी बातें तो हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करोगे? प्रशिक्षित शिक्षक कहाँ से आएंगे, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। बुनियादी ढांचे की कमी आ गई, आपको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप 5G चला रहे हैं, लेकिन वो बेचारे 2G 3G से काम चला रहे हैं। या स्पीड नहीं है तो कैसे होगा? कई बार ब्रेक होता रहता है। जो हमारी जो डाटा प्रोवाइडिंग कंपनी है, जहाँ से फ़ायदे कम हुए वहाँ पे ब्रेक वाला डाटा में उनके ब्रेक आता रहता है, बीच बीच में वो गायब होता रहता है, घूमता रहता है आपका, जैसे आईना ऐसे घूमता रहता है, और वो डाउनलोड करने में टाइम ले रहा है। तो जब तक इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे पूरा फायदा हो सकेगा? ठीक है, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करती हैं। लैक ऑफ ट्रेन्ड एजुकेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज पोजेज हर्डल। तो शहरों में ट्रेंड एजुकेटर मिल सकते हैं, लेकिन गाँव में वो ट्रेंड एजुकेटर कहाँ से मिलेंगे? उतना वहाँ पे पैसा है कहाँ? सरकार को ट्रेनिंग दे करके उन्हें वहाँ पे उन्हें करना पड़ेगा। और इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान जरूरी है। अगर राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार हैं तो वो आपस में वैसे कोऑपरेट नहीं करते, जबकि पूरे देश के पूरे नागरिकों की भलाई के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए, लेकिन अब सहयोग नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, ट्रेंड एजुकेटर करने में राज्य सरकारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उनका भी योगदान जरूरी है। यहाँ पे देखिए वित्तीय सीमाएं भी हैं, जरा बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? शिक्षा पर भारत का वर्तमान खर्च लगभग 3% और जीडीपी, हालांकि जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है, उसका 3% कम नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए तो ऊंट के मुंह में जेर जैसे ही है। एनईपी द्वारा निर्धारित 6% लक्ष्य से कम है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% टारगेट किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी लक्ष्य से कम है। भाषा बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर उच्च शिक्षा में संक्रमण के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए, तो भाषा की चुनौती भी है, और आजकल हालांकि भाषाओं का इस्तेमाल है, क्षेत्रीय भाषाओं को भी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी एजुकेशन दी जा रही है, और जो इंटरनेट में भी क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बरकरार है। अगर शहर में इंग्लिश में चल रहा है, तो अगर शहर से अगर हम गांव को जोड़ें तो उनके लिए हिंदी वाले माध्यम के बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम इस समय लास्ट में जब हमने थोड़ी आलोचना भी कर दी, आलोचना विश्लेषण, तो कंक्लूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कंक्लूजन में देखिए, अब वो सारे जो डिस्कशन है उसका निचोड़ है, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, आइए आप इस पर थोड़ा सा इस पर जरा फोकस करते हैं। The new education policy has the potential to revolutionize India's education system by fostering innovation, inclusivity, and global competitiveness. However, its success hinges on addressing education challenges and ensuring. 2 सेंटेंस में हमने कंक्लूजन कर दिया है, हिंदी में समझ लीजिए। जो नई शिक्षा नीति है वो नवाचार, इनोवेशन, समावेशित, इंक्लूसिविटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन को बढ़ावा देकर भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। यानी एक पॉजिटिव साइड है कि क्षमता रखती है। हमने सारा इसका निचोड़ कर दिया। शब्दों का खेल है, भाषा का खेल है। हालांकि अब इसके अंदर एक केविएट है, यानी इसमें एक कंडीशन है। इसकी सफलता क्रियान्वयन की चुनौतियों को हल करने और सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है। इसकी सफलता मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, चुनौतियां जो हैं उसका समाधान निकाल लिया गया है या नहीं निकाल लिया गया है।
तो देखिए, तो ये हमने आज राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में विस्तार से चर्चा की है। देखिए, सभी पहलुओं को हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है, सभी पहलुओं को इसमें हमने शामिल किया है, और ताकि आपको ओवरऑल इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। तो हम ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जानकारी के लिए क्लास करते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, और आप हमें साथ ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। तो आप इस पे, अगर आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप इसे शेयर कीजिए औरों के साथ, इसे लाइक कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने जो भी कुछ और क्वेरीज़ हैं आप उसके बारे में बात कीजिए, ताकि हम उसके बारे में और आगे वीडियो में बात कर सकें। और अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।